नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। पिछले 5 या 6 दिन से ये क्लास नहीं हो पाई। विवाह का दौर था तो कुछ शादियां अटेंड की और कुछ और अर्जेंट कार्य हो गए, जिसके कारण पिछले 5 दिनों से हम ये क्लास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज से फाइनली सारी क्लासें हमने शुरू कर दी है और अब हम कंटिन्यू इस क्लास को और बाकी क्लासों को आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। और हम लास्ट सेशन में मौर्य साम्राज्य की चर्चा कर रहे थे। आज इस टॉपिक को पूर्ण करते हैं, प्लस इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो कैसे हैं आप? घनश्याम जी, कुलदीप बिश्नोई, स्वागत आपका। लाभूराम जी, नितेश, कमलेश, मीनाक्षी शर्मा, जगदीश जी, कैसे हैं आप? विकास ठोरी जी। आइए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा चूंकि 5 दिन हो गया है सेशन नहीं हो पाया, तो आपको पहले लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उससे कनेक्ट करता हूं कि लास्ट टाइम हम कहां पर थे और उसका क्विक रिव्यू करवाता हूं। इसके बाद जो है वो इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और मौर्य साम्राज्य को आज हम पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। तो कैसे हैं ज्योति जी? राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, लास्ट सेशन में हम मौर्य साम्राज्य के अंदर चर्चा कर रहे थे। ये आपका रिवीजन का 6ठा क्लास है एसएसटी का। इससे पहले 5 क्लास पूर्ण हो चुके हैं। ये रिवीजन क्लास है। लास्ट टाइम जब हमने सिलेबस पूर्ण किया था तो हमने एनसीईआरटी को आधार मानकर अपना सिलेबस एक बार जो है वो पूरा कर लिया है। तो ये सेकंड टाइम आपका सिलेबस शुरू कर दिया है हमने। और शायद ही राजस्थान में कोई भी ऐसा कोचिंग संस्थान है या कोई भी ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक बार कंप्लीट सिलेबस करवाने के बाद सेकंड बार रिवीजन क्लास शुरू करवा दी गई हो। जनरली तो रिवीजन कोई करवाता ही नहीं है, आपको ही करनी होती है। लेकिन चूंकि हमारा कोई व्यवसाय नहीं है, इसीलिए आपका स्नेह ही है, तो रिवीजन क्लास भी हमने शुरू कर दी, क्योंकि अपना टारगेट ही एक ही एग्जाम रखता है हम। इसके बाद हम केवीएस शुरू करेंगे, ठीक है। अभी रीट, जब तक रीट का पेपर नहीं होता है तब तक रीट पे चर्चा करेंगे। जैसे ही रीट का पेपर हो जाता है तय समय पर, तो फिर अगर हमारे पास समय रहा, आपके पास समय रहा, तो फिर केवीएस पर चर्चा अपन करेंगे। तब तक के लिए रीट को लेके चलेंगे और इसी में सफलता ढूंढने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो देखिए, हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा कि मौर्य शूद्र थे, ऐसा ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। जैन और बौद्ध साहित्यों के अनुसार ये क्षत्रिय थे और रोमिला थापर के अनुसार माने तो ये वैश्य थे। और विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस को अगर हम समझते हैं तो ये जो मौर्य राजा थे ये निम्न वर्गीय शासक रहे हैं। इसके बाद हमने लास्ट सेशन में पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 बीसी रहा। इसके बाद हमने पढ़ा प्लिनी के अनुसार हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा कि 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 इसके पास हाथी थे। फिर हमने ब्राह्मण साहित्यों के अनुसार माना कि चंद्रगुप्त मौर्य एक मुर्रा नामक महिला का क्या था, पुत्र था। और चंद्रगुप्त ने शैल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भी दिए थे। 298 बीसी में जैन धर्म अपनाया, भद्रभाहु ने इसे दीक्षा दी। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने बिंदुसार का शासनकाल पढ़ा, जिसमें हमने मुख्य बात पढ़ी कि बिंदुसार जो है इसे यूनानी इतिहासकार जो है अमित्रोचेटस के नाम से भी पुकारते थे, अर्थात अमित घात के नाम से भी इसको पुकारा जाता था। इसके बाद हमने लास्ट सेशन में पढ़ा कि तिब्बत के एक इतिहासकार हुए तारानाथ ने इन्हें महान शासक कहकर जो है वो संबोधित किया। हमने ये भी पढ़ा कि जो बिंदुसार था इसने आजीविक संप्रदाय की जो है वो सदस्यता ली, यानी ये आजीविक संप्रदाय के जो है वो सदस्य रहे, उनके अनुयायी रहे। और जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूनानी इतिहासकार है एथेनियस के अनुसार अगर देखें तो इन्होंने, बिंदुसार ने जो यूनानी शासक थे उनसे कुछ चीजें भेंट स्वरूप मांगी थी, जिसमें अंजीर और मीठी शराब
और दार्शनिक थे, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी में भी, अधीनस्थ बोर्ड में भी और बाकी अलग अलग एग्जाम में भी, कि बिंदुसार ने जब ये 3 वस्तुएं मांगी तो इसमें से क्या वस्तुएं इन्हें मिली और क्या वस्तुएं इन्हें नहीं मिली। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इन बातों को तो हम ध्यान रखेंगे ही। आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेशन में फिर हमने पढ़ा अशोक के बारे में, और अशोक ने 4 विवाह किए थे। पहली पत्नी थी इनकी देवी, दूसरी कारुवकी, तीसरी पद्मावती और चौथी तिष्यरक्षा। हमने पढ़ा कि देवी से इन्हें 2 संतान होती है, एक पुत्र होता है महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा। इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया। इसके बाद कारुवकी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम तीवर है, और पद्मावती से एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, कुणाल था। लेकिन तिष्यरक्षा जो है, इनसे कोई तिष्यरक्षा नामक इनकी चौथी पत्नी है, इनसे इन्हें कोई पुत्र नहीं होता है। तो इसने कुणाल की आंखें निकलवा दी, आंखें फुड़वा दी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और फिर अशोक ने तिष्यरक्षा पर गुस्सा करके इसको जिंदा आग के हवाले कर दिया, जिंदा जलवा दिया था। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए, अगर आवश्यकता होगी तो और आरबीएससी के भी तथ्य ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार रिवीजन करते हैं। फिर अब की बार मेरा टारगेट यह है कि रिवीजन कोर्स में हम कुछ भी बाकी ना छोड़े, फिर प्रैक्टिस ही करेंगे सीधे, तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आप पूर्ण रूप से जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां पर पढ़ते रहिए, साथ में ये पढ़ते रहिए, और फिर आप कंपेयर करके देखिएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बेहतरीन है। वैसे कोई अंत नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सफिशिएंट है, बेहतरीन है, बेस्ट है। ठीक है, बाकी पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। देखो, कोई टॉपिक बहुत लंबा खींच सकते हो आप। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग के जो शासक थे वो तो शाली थे। हाथी गुफा अभिलेख कहती है कि नंदराज थे। 1 लाख लोगों का कत्लेआम करवाया, 1.5 लाख लोगों को युद्ध बंदी बनाया, और यहां इनको अफसोस होता है और इन्होंने युद्ध नीति का त्याग कर धम्म नीति को अपनाया। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में। अब शुरू करते हैं। आज हम अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद धम्म नीति को अपनाया। तो अशोक का जो धम्म नीति है या अशोक का जो धर्म है उसकी चर्चा करते हैं। अशोक की धम्म नीति आज यहीं से शुरुआत जो है वो करेंगे, और इस टॉपिक को अपन पूरा कर देंगे। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था की भी चर्चा जो है हम करेंगे। देखिए, अगर अशोक की धम्म नीति की बात करें या अशोक की धर्म नीति की बात करें, धर्म नीति भी कह सकते हो, धम्म नीति धर्म नीति कह सकते हो, तो कलहण ने एक रचना की थी, राजतरंगिणी। कलहण नामक एक दरबारी विद्वान हुए हैं जो कि हर्ष और जयसिंह के दरबार में रहते थे। तो कलहण ने एक रचना की है राजतरंगिणी। अगर राजतरंगिणी की माने तो लिखो, कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार, कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार तरंगिणी के अनुसार अशोक जो थे वो प्रारंभ में भगवान शिव के भक्त थे। अशोक भगवान शिव के क्या थे? ये भक्त थे। बताना अगर आप कुछ अलग पढ़ रहे हो, जहां से भी आपने पढ़ा है उससे अगर कुछ एक्स्ट्रा डाटा आपको मिले तो कमेंट करके जरूर बताना आप। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किस ईश्वर में ज्यादा विश्वास रखते थे? तो भगवान शिव के ये जो थे वो क्या थे? उपासक थे। ठीक है,
इसके बाद अगर चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो श्रीनगर शहर इन्होंने बसाया। इसके अलावा यहां इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया। कल्हण ही कह रहे हैं, ये बात भी कल्हण कह रहे हैं कि अशोक ने श्रीनगर तो जानते हो आप, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बसाया और शिव मंदिर बनाया। शिव मंदिर बना। ये बात भी कौन कह रहे हैं? कल्हण ही कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कल्हण है। इसके अलावा अशोक ने नेपाल में जाकर जो है वो ललित पाटन और उनकी पुत्री थी अशोक की चारुमती, इन्होंने जो है वो देवी पाटन जो है वो शहर बसाया। ये भी बात कौन कह रहे हैं? कल्हण कह रहे हैं। नेपाल में कौन सा शहर बसाया इन्होंने? ललित पाटन। और इन्हीं की पुत्री ने, किसकी पुत्री ने? अशोक की पुत्री, अशोक की, ये भी बात सारी कल्हणी कह रहा है, पुत्री ने जो है वो एक और शहर बसाया था देवी पाटन। पुत्री चारुमती, पुत्री का क्या नाम था? चारुमती। चारुमती ने जो है वो कौन सा शहर बसाया है? देवी पाटन शहर बसाया। ये भी कौन कह रहा है? कल्हण ही कह रहा है। अब इसके बाद यहां तक जो थे, अशोक जो थे वो भगवान शिव के उपासक रहे, उनकी आराधना करते हैं, भगवान शिव के ये जो है भक्त रहे। लेकिन इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सुमन जो कि अशोक के बड़े भाई थे, उनका पुत्र हुआ है निग्रोथ। क्या नाम है? निग्रोथ जो इनका एक तरीके से भतीजा था, बड़े भाई का बेटा, भतीजा, काका भतीजा। तो निग्रोथ ने इन्हें बौद्ध धर्म की जो है वो क्या दी? दीक्षा दी। कौन कह रहा है ये बात? लिखना जरा। दीपवंश और महावंश से हमें जानकारी मिलती है। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के बड़े भाई, क्या नाम है अशोक के बड़े भाई का? सुमन के पुत्र निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ये बात हमें कहां से पता चल रही है? दीपवंश और महावंश से हमें पता चलती है कि इनके बड़े भाई सुमन थे। सुमन को सुम भी लिखा हुआ है, सुसिम भी लिखा हुआ है कई जगह। तो बड़े भाई सुमन के पुत्र हुए निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में क्या किया? दीक्षित किया। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो एक और जानकारी हमें मिलती है जिसमें अशोक जो है वो मोंगलीपुत्र के कारण बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? अलग अलग इतिहासकारों से अशोक बौद्ध धर्म किसके कारण प्रभावित हुए कि बौद्ध धर्म अपनाए हम? तो लिखो, अशोक जो है वो मोंगलीपुत्र, अशोक
मोंगलीपुत्र। मोंगलीपुत्र, मोंगलीपुत्र तिस के कारण, मोंगलीपुत्र तिस के कारण बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए, यानी इन्हें बौद्ध धर्म अपनाने की इच्छा हुई इनके कारण। जब इनसे ये बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बातें सुनते हैं तो इनके मन में भी आया कि क्यों ना हम भी बौद्ध धर्म को जो है वो अपनाएं, और इन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया। अब बात करते हैं अशोक के धम्म की। तो धम्म नामक ये है क्या, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। धम्म, क्या धम्म का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो एक बात याद रखना, धम्म का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। धम्म क्या है? एक नीति है, एक नियम है। धम्म का अर्थ क्या है? नीति या नियम, है ना, या आचार संहिता या रूल। जैसे बिश्नोई समाज में 29 नियम है कि नहीं है? अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जो धर्म गुरु हुए उन्होंने अपने अपने कुछ रूल बनाए हैं। तो अशोक का धम्म अर्थात इसका संबंध कोई बौद्ध धर्म से नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका संबंध बौद्ध धर्म से। ये जनरली अशोक के द्वारा ऐसे रूल बनाए गए थे जिसको पालन करना होता था, यानी अशोक की ये आचार संहिता है। अशोक का धम्म का अर्थ क्या हुआ? अशोक की आचार संहिता, अर्थात कुछ रूल जिनको आपको मानना है। कैसे रूल हैं? कैसे रूल हैं? जैसे कि अपने माता पिता की सेवा करनी है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, जैसे कि अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, अगर घर में दुश्मन भी आ जाए तो उसका भी वेलकम करो आप, है ना, सबके कल्याण की भावना आपके मन में होनी चाहिए। ऐसे कुछ रूल थे, ठीक है, जो क्या थे? अशोक की धम्म नीति का पार्ट थे। लेकिन इसका कोई बौद्ध धर्म से संबंध नहीं था। बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं था। बेसिक सी बात है कि धम्म का बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं था। ये अशोक के कुछ रूल थे। अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन किया। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अशोक की धम्म यात्राओं का मुख्य आकर्षण क्या था? धम्म यात्राओं का मुख्य आकर्षण क्या था? तो धम्म यात्राओं का जो मुख्य आकर्षण था वो था स्वर्ग की झांकियां। स्वर्ग की झांकी दिखाई जाती थी इसमें। धम्म यात्रा का मुख्य आकर्षण स्वर्ग की झांकियां थी। यानी जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करेगा, उनका आदर करेगा, उनकी सेवा करेगा, जो अतिथि सेवा करेगा, जो सबके कल्याण के बारे में सोचेगा, जो चोरी नहीं करेगा, जो सत्य के मार्ग पे चलेगा, उसको मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अर्थात वो मृत्यु के बाद भी हमेशा खुश रहेगा। ऐसी, हाँ, मोंगलीपुत कह लीजिए, मोंगलीपुत्र कह लीजिए, एक ही बात है, तिस। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अनेक जो है वो शिलालेख और धम्म महामात्य की नियुक्ति भी की है। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई सारे शिलालेख भी लिखाए, और यहां पर इन्होंने जो है वो एक धर्म के प्रचार के लिए एक पद सर्जित किया जिसे धम्म महामात्य कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए
धम महामात्य की नियुक्ति की, इन्होंने नियुक्ति की। बहुत सारे इन्होंने शिलालेख लिखा है। अब शिलालेख पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, आप बताओ कमेंट करके। जनरली इनके 3 प्रकार के लेख अशोक के हैं। अगर अशोक के लेखों की बात करोगे तो इन्होंने 3 प्रकार के जो लेख हैं वो लिखवाए हैं। अशोक के लेख, अशोक के लेख की बात करते हैं तो जनरली इन्होंने 3 प्रकार के लेख लिखाए हैं। कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार के लेख देखिएगा। एक तो इन्होंने जो लिखाए हैं वो लिखाए हैं शिलालेख। कौन से लेख? शिला यानी पत्थर की चट्टान पर, तो शिलालेख लिखा है इन्होंने। दूसरे इन्होंने जो लेख लिखाए हैं वो लिखाए हैं आपके स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। और तीसरा इन्होंने लिखाए हैं गुफा लेख। गुफा के अंदर दीवारों पर लेख लिखवाए गए हैं। तो 3 प्रकार के जनरली इनके जो है वो लेख हैं। ठीक है, मैं इनमें से मुख्य मुख्य चीजें आपको लिखाता हूं। और शिलालेखों को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, एक तो लघु शिलालेख और एक वृहत शिलालेख, वृहत और लघु। ठीक है, इसी प्रकार स्तंभ लेख को भी 2 भागों में बांटा गया है, वृहत एंड लघु शिलालेख। ठीक है, अब बात करोगे तो टोटल इनके जो वृहत शिलालेख हैं वो 14 हैं। वृहत शिलालेखों की कितनी संख्या है? वृहत शिलालेख, वृहत शिलालेख जो है इनके कितने हैं? संख्या में लिख लो, 14 शिलालेख हैं, 14 लेख। यानी हमें अशोक से संबंधित जो वृहत शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो कितने हैं? 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, यानी भारत में 8 अलग अलग स्थानों पर 14 लेख, 8 स्थानों पर। ठीक है, यानी 8 जगहों से हमें 14 जो है वो शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये कहां कहां है? जैसे शाहबाजगढ़ी का शिलालेख हो गया, पेशावर का हो गया, कालसी का हो गया, जूनागढ़ का एंड सोमपारा का लेख हो गया, धोली का हो गया, ये हो गए। ठीक है, इनको मैं नहीं लिखा रहा हूं, जबकि हमें अशोक के 13 अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। ये जो 14 अभिलेख है ना, इनमें से अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन 14 अभिलेखों में से 13वां जो अभिलेख है, कौन सा? 13वां। 13वें अभिलेख से कलिंग आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? 13वें अभिलेख से कलिंग आक्रमण की जानकारी। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अशोक के कौन से शिलालेख से हमें कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो टोटल 14 लेख लिखा है, उसमें से 13वें लेख से हमें जो है वो कलिंग आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इन अभिलेखों में अशोक को देवान प्रिय और देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है। यानी इन अभिलेखों में अशोक का जो नाम है वो क्या है? अशोक को किस नाम से पुकारा गया है इन अभिलेखों में? तो इन अभिलेखों में अशोक को जो है वो देवा नाम प्रिय और दूसरा जो नाम यहां पर देखने को मिलता है वो है देवा नाम प्रियदर्शी। देवा नाम प्रियदर्शी, इन नामों से अशोक को जो है यहां पर पुकारा गया है। ठीक है, ठीक है, इन अभिलेखों से इन नामों की जानकारी हमें मिलती है।
इसके बाद अगर चर्चा करते हैं अगर वृत्त स्तंभ लेखों की बात करें, ये तो शिलालेख हो गए। अगर स्तंभ लेखों की बात करें तो वृत्त स्तंभ लेख कितने प्राप्त हुए हैं? वृत्त स्तंभ लेख, तो वृत्त स्तंभ लेख जो है वो टोटल 7 प्राप्त हुए हैं, 7 लेख प्राप्त हुए हैं, उस जो कि हमें 6 स्थानों पर 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी शिलालेख तो 14 8 स्थानों से और वृत्त लेख 7 6 स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक आपका आता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे, लेकिन थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, टोपरा स्तंभ लेख जो कि दिल्ली में है, मेरठ शिलालेख है आपका, मेरठ स्तंभ लेख है, एंड लोरिया नंदगढ़ रामपुरवा का ये है। इनकी विस्तार से चर्चा मुझे नहीं लगता कि करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा विस्तृत नहीं है, इसलिए हम इनकी ज्यादा चर्चा जो है वो नहीं करेंगे। एक मोस्ट लिख लो इसमें से, रुम्मिनदेई अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? रुम्मिनदेई अभिलेख। इससे हमें मौर्य काल की आर्थिक नीति की जानकारी प्राप्त होती है। लिखो नोट लगा के, कौन सा है? रुम्मिनदेई। रुम्मिनदेई अभिलेख, क्योंकि हमारे क्या है, आर्थिक नीति हमें पढ़नी है, इनकी राजस्व नीति पढ़नी है, तो पूछा जा सकता है। यहां से हमें मौर्य काल की आर्थिक नीति, राजस्व नीति जिसे कहते हो आप, आर्थिक कह लीजिए या राजस्व नीति की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अशोक की राजस्व नीति की जानकारी उनके किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुम्मिनदेई अभिलेख से प्राप्त होती है, और इसमें लिखा गया है कि राजस्व को घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया गया था। यह क्या कहता है कि राजस्व घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया गया था, ठीक है, 1/8 कर दिया गया था, कर दिया। यह जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? रुम्मिनदेई अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, देखो ऐसा है बसंती मीना, लिखाने को तो अशोक को आप 10 दिन तक लिख सकते हैं, अशोक को 10 दिन तक पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो चीज आपके लेवल की नहीं है, आपके एग्जाम के लेवल की नहीं है, उसको पढ़ना, और फिर उस देखो ऐसा भी बहुत जगह है, मैंने देखा है यूट्यूब पर भी ऐसा है, और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। जनरली अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया जाता है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये तो सरल है। तो कई लोग क्या करते हैं, अपने आप को अलग दिखाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करवा देते हैं जिनका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, वो चीजें हार्ड होती है। हार्ड चीजें हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप आरएस की तैयारी करेंगे तो पढ़नी पड़ेगी, चाहे कितनी भी हार्ड क्यों ना हो, लेकिन अभी हमारे रीड के लेवल की नहीं है वो। अगर वो चीजें आपको पढ़ाऊंगा तो आपके ऊपर तो स्ट्रेस बढ़ेगा उसको याद करने का, और परीक्षा में वो काम ही नहीं आएगी। तो उस अस्त्र शस्त्र का क्या यूज जो आपके युद्ध में काम नहीं आए, है ना। अब देखो एक
एक और चीज लिख लो, सारनाथ स्तंभ लिख लो, है ना। यहां से क्वेश्चन अगर पूछा जाए, जितनी भी मोस्ट बातें हैं जहां से पूछा जा सकता है वो मैं सब कुछ करवाऊंगा आपको, ठीक है। सारनाथ का स्तंभ लेख, सारनाथ स्तंभ, ये जो है वो मोस्ट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो इस जो सारनाथ का स्तंभ है इसमें 4 शेर हैं, जो अपना राष्ट्रीय चिन्ह भी है, राष्ट्रीय प्रतीक भी है। 4 शेर एक दूसरे को पीठ से सटाए हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। और एक दृष्टि में जब आप देखोगे तो आपको 3 ही दिखाई देंगे, चौथा कभी भी दिखाई नहीं देगा। केवल कितने दिखाई देंगे? 3 दिखाई देंगे। 4 शेर इसमें है, यह भारत का प्रतीक चिन्ह है और भगवान बुद्ध जो है के प्रतीक मिलते हैं, ठीक है। ये 4 शेर वाला स्तंभ क्या है? भारत का, अभी संसद पे लगा है नहीं पर प्रतीक चिन्ह है ये, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन से 4 पशु हैं? इसमें हाथी, सांड, घोड़ा और शेर भी यहां पर दिखाए गए हैं, ठीक है। इसमें अन्य जो नीचे ना ऐसे जो ये जो स्तंभ है, ऊपर तो मान लो शेर हो गया और नीचे ऐसे पट्टी है, बीच में अशोक चक्र है, 2 पशु इधर 2 पशु इधर, 4 पशु है। इसमें क्या क्या आते हैं आपके? हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। हाथी, सांड, घोड़ा, शेर। इसके बाद जो है इसमें 32 तीलियों वाला अशोक चक्र है, 32 तीलियों वाला, तीलियों का अशोक चक्र है। अब यहां से क्वेश्चन देखो बन सकता है कि जो सारनाथ स्तंभ है उसमें जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? तो इसमें तो कितनी तीलियां हैं? तीलियां यानी जैसे ये एक चक्कर है और इसके अंदर ऐसी जो लाइनें बनी होती है, ताड़ी जिसे आप कहते हैं, ये कितनी ताड़ियां हैं? तो जो मूल है, जो मूल अशोक चक्र है, इसमें कितनी है इस प्रकार की ताड़ियां? इसमें तो कितनी है? इनकी संख्या 23 है, 22 है, 32 है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में केवल 24 तीलियां हैं। बट राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। ये चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है, तो आपको करवा दी है। ठीक है। और वर्तमान में ये जो अशोक स्तंभ है वो सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? सारनाथ संग्रहालय में। ये भी बात इसमें लिख दीजिए। सांड और बेल एक होता है, याद रखना। सांड और बेल दोनों एक ही होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। अब बात करते हैं इनकी प्रशासनिक चर्चा, ठीक है। प्रशासनिक चर्चा करते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था करते हैं, इसके बाद इनकी सैन्य व्यवस्था करेंगे। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था, अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था। अशोक गहलोत की बात नहीं कर रहा हूं, अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था, यानी इनके प्रशासन का संचालन जो होता था वो कैसे होता था। तो देखिए यहां क्या था, राजतंत्रात्मक शासन था जो वंशागत हो चुका था, ठीक है, यानी राजा फिर राजा का बेटा राजा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद
चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत यहां पर प्रसिद्ध था प्रशासन व्यवस्था में। किसका? चाणक्य का सप्तांग प्रशासन। देखो इसमें एक प्रशासनिक व्यवस्था में एक सम्राट होता है। क्या होता है? सम्राट। और ये कैसे बनता है? ये वंशानुगत होता है। कैसे होता है ये? वंशानुगत, यानी राजा का बेटा फिर राजा बनेगा। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त है इन्होंने क्या दिया था, या चाणक्य जो है, सॉरी चाणक्य का सप्तांग, यानी सप्तांग का अर्थ है राज्य के 7 अंग, सप्तांग सिद्धांत प्रसिद्ध था। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो राजा की सहायता के लिए, यानी इस सम्राट की सहायता के लिए, सम्राट या राजा की सहायता के लिए के 18 मंत्री क्या होते थे? 18 मंत्री होते थे। कितने? 18 मंत्री। 18 मंत्री जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। जिन्हें तीर्थ कहा गया। क्या कहा गया? इन 18 मंत्रियों को तीर्थ कहा गया। ठीक है। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो इनमें से 3-4 मंत्री जो होते थे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। इन्हें मंत्रीण कहा जाता था। इनमें से, इन 18 में से 3 से 4 मंत्री जो होते थे वो बहुत ज्यादा मोस्ट होते थे। ठीक है। 3-4 प्रमुख मंत्री, प्रमुख मंत्रियों को क्या कहा जाता था? 3 या 4, संख्या 3 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी। जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट होते हैं, तो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं? नजदीक होते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। तो इन 3-4 मंत्रियों को क्या कहा जाता था? मंत्रीण कहा जाता था। मंत्रीण कहा गया। टोटल तो ये क्या कहलाते थे? तीर्थ कहलाते थे। लेकिन ये 3-4 जो मोस्ट मंत्री होते थे इनको मंत्रीण कहा जाता था। आयुष वर्मा, अलकस दोनों को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि आप सबसे ज्यादा बातें कर रहे हो, फिर कमेंट डिलीट भी कर रहे हो। इसका अर्थ आप ऐसी बात कर रहे हो जिसका पढ़ाई से संबंध नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसा ना करें। इन 3-4 मंत्रियों में कौन होते थे? इन 3-4 मंत्रियों में कौन कौन हो सकते थे? तो इन 3-4 मंत्रियों में एक तो पुरोहित होता था, पुरोहित होता था। एक आपका जो होता था इसमें वो होता था सेनानी या सेनापति, सेनापति। एक इसमें जो युवराज होता था, राजा का बेटा, वो युवराज होता था। तो ये 3-4 मुख्य जो है वो क्या होते थे? मंत्री होते थे। ठीक है। अब देखो इनके जो 7 अंग है, यानी जो सप्तांग है, इसमें क्या क्या आता है? सप्तांग में क्या क्या आता है देखिएगा। सप्तांग की चर्चा करते हैं थोड़ी सी, यहां से पूछा जा सकता है कोई क्वेश्चन। सप्तांग यानी 7 अंग थे राज्य के, और इसमें जो सबसे पहला आता है वो क्या आता है? वो आता है आपका समाहर्ता। समाहर्ता कौन होता था? समाहर्ता जो राजस्व अधिकारी होता था। राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? समाहर्ता। दूसरा जो आपका अधिकारी होता था वो होता था सन्निघात। सन्निघाता। इसका कार्य, यानी इसके पास कौन सा विभाग होता था? कोषाध्यक्ष होता था ये, कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट जो आता है तीसरा, वो आता है आपका कर्मांतिक। कर्मांतिक, कर्मांतिक का क्या कार्य होता था? कर्मांतिक, कर्मांतिक जो होता था इसका या इसके पास जो विभाग था वो था कारखाना विभाग। कारखाना प्रमुख, यानी जितने भी उद्योग वगैरह चलते थे
या जैसे व्यवसायिक जो कल कारखाने या उद्योग या फैक्ट्री जो होती थी उनके ऊपर इसका नियंत्रण होता था। इसके बाद जो आते थे वो आते थे आंतरवार्षिक आंतरवार्षिक जो था, इसके पास जो विभाग होता था वो कौन सा होता था? इसके पास विभाग होता था अंगरक्षक सेना प्रमुख, यानी सिक्योरिटी गार्ड होता था एक तरीके से ये राजा का अंग रक्षक सेना प्रमुख। यानी जैसे प्रधानमंत्री जी या कोई जो बड़े नेता होते हैं उनका एक पर्सनल जो सिक्योरिटी का एक डिपार्टमेंट होता है, तो उसका ये प्रमुख होता था, अंग रक्षक सेना प्रमुख होता था ये। फिर आता था आठविक, पांचवा आठविक जो है इसके पास क्या होता था? ये वन विभाग का प्रमुख होता था, वन विभाग प्रमुख होता था ये, ठीक है। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं हम, तो छठा जो आता था, छठा जो सप्तांग में जो छठा भाग है वो किसका होता था? देवारिका। देवारिका के पास कौन सा डिपार्टमेंट होता था? तो देवारिका जो है वो राजमहल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, राजमहल की आवश्यकता पूर्ति, यानी जो दुर्ग होता था, जो महल होता था जिसमें राजा रानियां और बाकी सब लोग रहते थे, उसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है ये सब चीजें यही देखता था। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो अंतिम आता था प्रशास्ता। प्रशास्ता जो है इसके पास कौन सा डिपार्टमेंट होता था? तो इसके पास पत्राचार विभाग होता था, पत्राचार विभाग। ये सप्तांग के पार्ट है। कुछ भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रशासता के पास कौन सा विभाग होता था, कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो सन्निधाता, इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और इन सबके नियंत्रण में टोटल मिला के 26 विभाग होते थे। कितने? 26 विभाग। ये जो सप्तांग है ये 26 विभागों का नियंत्रण अपने अंदर रखते थे, 26 विभागों का ये जो है वो नियंत्रण करते थे, ठीक है। कहीं कोई गलती हो गई है बिन्नू जी मुझसे? हालांकि मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि कुछ भी गलत ना लिखा जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई लिखने में गलती हो गई है तो बिल्कुल आप मुझे बताएं, उसको ठीक कर देंगे। और फिर भी मैं और ज्यादा ध्यान रखने का प्रयत्न करने वाला हूं, ठीक है ना। इसके बाद कुछ और इसके विभाग हैं, जैसे कि मुद्राध्यक्ष हो गया आपका, लक्षणाध्यक्ष हो गया आपका, जैसे कि सुराध्यक्ष हो गया आपका। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ी सी बातें और लिखो। जैसे कि अन्य जो विभाग हैं इनके वो देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक विभाग है इनका, लिखो अन्य विभाग, मुद्राध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष नाम से ही पता चल रहा है इसके पास क्या होगा, बताओ। इसके मुद्रा अध्यक्ष जो है, ऐसा लग रहा है कि इसके पास मुद्रा होगी, यानी पैसे का विभाग है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पास पासपोर्ट विभाग है। पासपोर्ट, जैसे आज आप लंदन जाना चाहो, अमेरिका जाना चाहो तो पासपोर्ट चाहिए ना, तो इसके पास भी पासपोर्ट विभाग होता था। और ऐसे ही चीजें आपसे पूछी जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा मुद्राध्यक्ष के पास कौन सा विभाग होता था, कौन सा कार्य होता था। पहला मुद्रा से संबंधित, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा मुद्रा, है ना, पैसे से संबंधित, इस तरीके के। और हम क्या सोचेंगे कि यार मुद्राध्यक्ष है तो इसके पास पैसे से संबंधित ही कोई विभाग होगा। लेकिन ये क्या करता था, अगर इनके राज्य से कोई व्यक्ति बाहर जाता या इनके राज्य में कोई व्यक्ति आता तो उसकी पूरी जानकारी ये रखते, आने और जाने की अनुमति देते थे।
फिर आता है आपका लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष ये जो होता था, इसके पास मुद्रा विभाग होता था, करेंसी विभाग, मुद्रा विभाग इसके पास होता था। किसके पास? लक्षणाध्यक्ष के पास। इसके बाद जो आता है आपका, वो आता है आपका सुराध्यक्ष, आबकारी विभाग, जिसमें अभी बहुत ज्यादा घपला दिल्ली में चल रहा है कि भैया आबकारी विभाग में घपला हो गया। सुराध्यक्ष, पूरा जो राजनीतिक तंत्र है वो इसी पे डिपेंड होता है। आबकारी विभाग, आबकारी विभाग। देखो मजे की बात, देखो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझने का प्रयत्न करना। सरकार एक तरफ तो नशा मुक्ति अभियान चलाती है, ठीक है, कि नशा नहीं करना है, नशा से दूर रहना है, नशा मुक्ति अभियान चलाती है कि युवाओं को हम नशे से दूर करेंगे। देखो कथनी करनी में अंतर की बात कह रहा हूं, कोई पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक बात समझने का प्रयत्न करो कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि नशे से युवाओं को दूर करना है, दूसरी तरफ पर सरकार में जो सबसे ज्यादा राजस्व आता है वो भी आबकारी विभाग से आता है, और सरकार खुद जो है वो ठेके का लाइसेंस जारी करती है कि भैया शराब बेचो। जितनी ज्यादा कोरोना में देखा होगा आपने, स्कूलें बंद थी, कॉलेज बंद थी, यूनिवर्सिटीज बंद थी, सब कुछ बंद था, लोग भी अपने एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते थे, लेकिन शराब की दुकानें सबसे पहले खुलवाई गई। जनरली आपने देखा होगा कि पैसों के लिए लाइन में लगे हैं, राशन के लिए लाइन में लगे हैं, गैस का सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन शराब के लिए भी कई किलोमीटर की लाइन लगी थी। और आप कुछ भी चीज खरीदते हो, 1 किलो चीनी खरीदो, चाहे 1 किलो प्याज खरीदो, चाहे आप आटा खरीदो, उसमें कहते हो अरे भाई जी 2 रुपया कम कर दो, यानी हम डिस्काउंट लेना चाहते हैं। 100 रुपए की चीज खरीदते हैं तो सोचते हैं 90 रुपए देंगे, लेकिन शराब की दुकान पर अगर अगला 999 रुपए मांग रहा है तो आप 1000 रुपए दोगे उसको, कोई डिस्काउंट नहीं। गरीब हो या अमीर हो सब खरीदते हैं, और लाइनों में आपने देखा होगा कि लोग कैसे खरीद रहे थे शराब। तो ये कथनी और करनी में अंतर है। सरकार कतई नहीं चाहती है कि देश का युवा या देश के लोग शराब ना पिए, नशा मुक्त रहे, क्योंकि अगर सभी लोग नशे को त्याग देंगे तो इकोनॉमिक्स जो सरकार की अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो जाएगी। अगर मान लो कि 10 दिन के लिए जितने भी शराब पीने वाले लोग हैं वो ये तय कर ले कि हम 10 दिन तक शराब नहीं पिएंगे, तो 10 दिन में ऐसी हालत हो जाएगी कि असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों की हो गई थी वैसी, अरबों रुपए की डेली शराब बिकती है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो विभाग आता है सुरा विभाग के बाद सुना अध्यक्ष, क्या आता है? सुनाध्यक्ष। सुनाध्यक्ष ये क्या होता है? जहां पर पशुओं को काटा जाता है, बुच्चड़ खाना जिसे कहते हैं, बुच्चड़ खाना प्रमुख होता है। ये बुच्चड़ खाना प्रमुख या विभाग। इसके बाद जो विभाग आता है आपका, वो आता है आपका लवणाध्यक्ष। लवणाध्यक्ष ये क्या है? लवणाध्यक्ष, लवण यानी नमक, तो यहां पर नमक विभाग आएगा। कौन सा? नमक विभाग। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो विभाग आता है वो आता है गणिकाध्यक्ष। गणिका यानी वेश्या, गणिकाध्यक्ष यानी वेश्या विभाग चलता था उस टाइम, है ना। वेश्यावृत्ति भी एक अलग से डिपार्टमेंट था, तो वेश्यावृत्ति विभाग का अध्यक्ष होता था ये, यानी अलग से इस विभाग का भी एक अध्यक्ष होता था। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो अंखरा अध्यक्ष।
आंकड़ाध्यक्ष ये क्या होता था बताओ? आंकड़ाध्यक्ष जो होता था ये होता था खनिज विभाग का, खनिज विभाग, खनिज विभाग का अध्यक्ष होता था ये। इसके बाद अगर चर्चा करते हो आप तो नेक्स्ट होता था आपका पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष जो होता था वो क्या होता था, कौन सा विभाग होता था इसके पास? व्यापार वाणिज्य विभाग, व्यापार वाणिज्य विभाग। इसके बाद एक विभाग होता था आपका पोतवाध्यक्ष, तय है ये। इसके पास होता था नापतोल विभाग, नापतोल विभाग। और एक और लिख लो अंतिम 10वां, हालांकि और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ मोस्ट हैं। कुप्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष इसके पास जो होता था वो वन निरीक्षक यानी वन निरीक्षक होता था ये। तो ये कुछ 10, हालांकि और भी बहुत सारे हैं लेकिन मोस्टली मैंने लिखाए हैं आपको। एक बात लिखो, मौर्य साम्राज्य जो था वो 5 प्रांतों में विभाजित था और प्रांत को चक्र कहा जाता था। ठीक है, लिखो नोट लगा के, मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था जिन्हें चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? चक्र कहा जाता था। सेना प्रशासन की बात करते हैं तो मौर्य सेना को 6 भागों में विभाजित किया गया था। सैन्य विभाग की चर्चा करते हैं इनके, सैन्य विभाग। तो सैन्य विभाग में जो है वो देखोगे आप तो सेना को 6 भागों में बांटा गया था और इसके लिए 6 की 6 सेनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए 6 समितियां बनाई गई थी। इसके लिए 6 समितियां बनाई गई। कौन कौन सी सेना होती थी इनके पास? देखो कौन कौन सी, अच्छा एक बात और लिखो, इन 6 समितियों में, ये जो 6 समितियां हैं इनमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। कितने सदस्य? 5 सदस्य होते थे। ठीक है, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, टोटल 6 समिति थी। इसके बाद अगर चर्चा करें तो सेना किस प्रकार की थी? एक तो इनकी जल सेना थी, जल सेना। दूसरी इनकी थी घुड़सवार सेना, जो घोड़े पर सवार रहती थी। पैदल सेना थी इनके पास, पैदल सेना, घुड़सवार सेना। फिर एक सेना थी इनकी जो थी हाथी सवार सेना, हाथी सवार सेना। एक सेना थी इनकी रथ सवार सेना और एक इनकी जो सेना का भाग था वो था रसद आपूर्ति। इस भाग का काम था बाकी सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति करना, यानी जहां पर भी सेना जाएगी ये उनके लिए खाना बनाना, खाने का सामान लेके जाना, ये सारा कार्य जो है वो करते थे। ठीक है।
ये हो गई आपकी इनकी सैन्य विभाग। एक इनका गुप्तचर विभाग भी होता था। क्या होता था? गुप्तचर विभाग होता था। ठीक है, गुप्तचर विभाग के अंदर देखिए चर्चा करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक बचा है, लिख लेते हैं। गुप्तचर व्यवस्था। देखो गुप्तचर तो बहुत आवश्यक है, आज भी हमारा गुप्तचर विभाग है, गुप्तचर विभाग। गुप्तचर यानी जासूस, जो कि दूसरे देशों की, दूसरे राज्यों की जासूसी करते हैं। गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसे महामात्य सर्प कहा जाता था। विभाग का प्रमुख महामात्य सर्प कहलाता था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिएगा, जो गुप्तचर होता था, गुप्तचर को गुड पुरुष कहा जाता था। गुड पुरुष, गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गुप्तचर को जो है वो गुड पुरुष, गुड पुरुष कहा जाता था। और ये जो गुप्तचर है वो दो तरीके के होते थे। एक तो जो गुप्तचर होता था वो एक स्थान पर रहकर जासूसी करता था, इसे तो क्या कहा जाता था? संस्था। गुप्तचर विभाग दो भागों में बंटा था, एक तो संस्था और दूसरा संचार। ठीक है, ये जो था वो एक जगह रहकर जो है वो जासूसी करता था, एक स्थान पर रहकर कार्य करता था। और ये जो होता था वो अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह घूमकर जो है वो गुप्तचर का कार्य करता था। ठीक है, रिपोर्ट भेजता था। एक इनका न्यायिक प्रशासन था, जिसमें दीवानी और फौजदारी दो प्रकार की न्याय व्यवस्था इनकी जो थी वो थी। बातें करने में बहुत ज्यादा आप व्यस्त हो, कोई दिक्कत नहीं है, बातें कर लो, बातें ही करनी है तो हाँ कर लो बातें, लेकिन पेपर के बाद बातें क्या करोगे ये भी सोच लेना। पेपर से जो पहले बात करते हैं, फिर पेपर के बाद मुद्दा पड़ गए रोनो पड़े, अब देख लो थारी मर्जी है भैया, मुद्दा पड़ गए रोनो है कि पेपर के बाद बात कर सको, एंगी भी व्यवस्था राखियो। न्यायिक प्रशासन, अब तो रहा नहीं जा रहा है बात करने से, और बाद में बात करने के लिए कुछ रहेगा नहीं। अब तो बात किए बगैर नहीं रहा जा रहा है, लेकिन पेपर के बाद बात करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, है ना, कुछ रहेगा ही नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। यहां के न्यायालयों की बात करते हैं तो दो प्रकार के न्यायालय हैं। ठीक है, एक है आपका फौजदारी न्यायालय और एक है आपका दीवानी न्यायालय, दीवानी मस्तानी वाला, और एक हो गया फौजदारी। इनका अर्थ तो पता है ना आपको, दीवानी में कौन सा आता है? इसका जो न्यायाधीश होता था वो व्यवहारिक कहलाता था, व्यवहारिक। और इसका जो न्यायाधीश होता था वो क्या कहलाता था? प्रदेष्टा, कहलाता था। अच्छा ठीक है, राजुका, क्षेत्रीय जो न्यायाधीश होते थे वो राजुक कहलाते थे, राजुक क्षेत्रीय न्यायाधीश, जो क्षेत्रीय न्यायालय होते थे उसके क्षेत्रीय न्यायाधीश क्या कहलाते थे? राजुक कहलाते थे। सामाजिक स्थिति तो हमें पूछी नहीं है,
सामाजिक स्थिति तो हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, सामाजिक स्थिति हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक सेकंड रुको, मैं एक बार फिर से देख लेता हूं सिलेबस में। मौर्य साम्राज्य के अंदर हमें सम्राट देखो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी है बस। तो राजनीतिक पढ़ ली हमने, प्रशासनिक पढ़ ली हमने, इसके अलावा हमारे पास जो है वो ये नहीं है, सामाजिक स्थिति नहीं पढ़नी है। वैसे ये 4 जो है वो धर्मों में बटा था, दास प्रथा इसमें थी नहीं, 9 प्रकार के दास होते थे, और विधवा विवाह का प्रचलन कम था इसमें। वेश्यावृत्ति होती थी लेकिन वो नियंत्रण में होती थी, नियंत्रण यानी वेश्यावृत्ति पर शासक का नियंत्रण, इसके लिए अलग से विभाग था। तो ये मौर्य साम्राज्य जो है वो पूरा हो चुका है आपका। कल हम चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद सम्राट अशोक, ये धम्म एवं अभिलेख। कल हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य इससे पहले जब हम पढ़े थे तो हमने एनसीईआरटी से पढ़ा था, उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हमने छोड़ी भी। लेकिन चूंकि अब दोबारा पढ़ रहे हैं, रिवीजन क्लास है, तो पूरा दिल्ली सल्तनत काल पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ वो पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य और राजपूत राज्यों के साथ संबंध पढ़ेंगे, और मुगल कालीन जो है प्रशासनिक व्यवस्था भी देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान देखेंगे। ये सबसे बड़ी यूनिट है, इसके बाद फिर छोटी छोटी यूनिट है, उनमें ज्यादा जोर नहीं आएगा। तो अंतिम जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है आपकी कौन सी, दिल्ली सल्तनत, और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इनकी हम काफी चर्चा करेंगे कल, लेकिन प्रयत्न ये करेंगे कि बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन बेस्ड पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कहां से पूछे जा सकते हैं, पहले कहां से पूछे गए हैं, उसके आधार पर ही हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। इसकी पीडीएफ मौर्य साम्राज्य की आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक और नए सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे, बातें करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, सब कुछ करें, लेकिन समय के अनुसार करें। यह समय है अपने प्यार को, अपने प्यार के लिए कुर्बान करने का। यह समय क्या है, अपने प्रेम को अपने प्रेम के लिए ही कुर्बान करना। अगर आज आप सफल होते हो तो अब बाकी चीजें आपके लिए सफल हो जाएगी। आज आप असफल होते हो तो बाकी चीजों में भी आपको असफलता मिलेगी। ताकि इसलिए यह समय आप बातों में ना गवाए। जैसे कि मैंने कहा था कि त्याग ही प्रेम है, तो इस समय आप अपने आप से ये वादा करें, आप जिससे प्रेम करते हैं उससे ये वादा करें कि हम कुछ बेहतर करेंगे और सफल होंगे, और हमारा प्रेम अगर सच्चा है तो तुम मुझे, जैसे जनरली आप अपने प्रेमी से मिलते हो तो कहते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तो आज फोन करके कह दो कि देखो श्यानो, या फिर देख श्यानी बात आए, तू मेरे से कितना प्यार करे, आज ए बात की तने परीक्षा देनी पड़ेगी। वह बोले ठीक है दे दीशु। तो परीक्षा आए कद रीट में पास होना ही परीक्षा है। अगर रीट में भाई देखो पास होना नहीं होना एक अलग मैटर, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो 200% करो आप। यही परीक्षा है कि हम एक दूसरे के भावनाओं पे नियंत्रण रखेंगे, और टारगेट है रीट की सफलता। ठीक है, ऐसे बढ़ोगे तो बहुत कुछ प्राप्त करोगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। देखो एनसीईआरटी की इससे पहले जितनी भी क्लास